आज हम काली नदी के भू राजनीतिक महत्व पर चर्चा करेंगे। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। काली नदी को हम महाकाली, काली गंगा या शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। ये नदी लगभग 350 किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र के साथ बहती है। यह नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र या उत्तर पूर्वी छोर लिपुलेख पास से निकलती है और जब ये जलधारा काला पानी नामक स्थान पर आती है तो इसका नाम काली नदी या महाकाली हो जाता है। काला पानी वह स्थान है जहां पर महर्षि वेदव्यास ने तपस्या किया था और उन्होंने उस स्थान पर माता काली का एक मंदिर बनाया था। तो इसलिए माता काली के नाम पर इस नदी का नाम काली नदी पड़ा और उस स्थान को जहां पर महर्षि वेदव्यास ने मंदिर बनाया था उसे काला पानी के नाम से जाना गया। यह नदी भारत और नेपाल के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में कब आती है? जब सुगौली की संधि भारत और नेपाल के बीच होती है जो 1816 में होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में इस नदी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण होता है। लेकिन हम समय के साथ साथ इसको कभी कभी विवाद के रूप में भी देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में यह नदी का निर्धारण ठीक से नहीं हुआ, ऐसा नेपाल का मानना है। नेपाल लिपुलेख को इसका उद्गम स्थल न मानकर लिम्पियाधुरा नामक स्थान को मानता है। लिम्पियाधुरा लिपुलेख से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम जाने पर वो स्थान मिलता है। यह स्थान आदि कैलाश के पास में है। अब यदि नेपाल लिम्पियाधुरा तक जाता है तो लगभग भारत के 30 किलोमीटर भू क्षेत्र में वो अपना प्रवेश पाएगा। यह प्रवेश भारत के भू राजनीतिक महत्व के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह स्थान कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में आ जाएगा और जो कि सरासर चीन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो नेपाल के माध्यम से वो ऐसे विषय को जन्म दिया। यदि हम अतीत की ओर जाएं, वास्तव में लिपुलेख ही काली नदी का उद्गम स्थल है जो काला पानी नामक स्थान तक आता है। ग्लेशियर क्षेत्र में क्या होता है कि जो नदी का उद्गम स्थल होता है उसके आसपास भी कई जल धाराएं मिलती हैं। ग्लेशियर की पिघल करके जो जल मार्ग बनता है वो आकर के किसी न किसी बड़ी नदी में मिलता है, तो वही बड़ी नदी काली नदी है। और इस तरह से काली नदी के शीर्ष पर यानी शिवालिक की ऊंची चोटी पर कई तरह की जलधाराएं हैं। उन जलधाराओं में नेपाल ने अपना भू विस्तारवादी नीति का उपयोग किया। अब हम बात करते हैं काली नदी के भौगोलिक विस्तार का। काली नदी पिथौरागढ़ के शीर्ष पर्वत स्थल से निकल करके चंपावत से चलते हुए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले तक जाती है और इस प्रवाह क्षेत्र में कई सारे प्रमुख स्थल आते हैं, कई प्रमुख शहर आते हैं। जैसे जब काली नदी से और नीचे आती है ये नदी तो धारचूला नामक एक बहुत बड़ा शहर है जो तहसील केंद्र है और भारत नेपाल के बीच में बहुत बड़ा बाजार का भी क्षेत्र है, आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्र है।
धारचूला से जब और नीचे नदी उतरती है तो जौलजीबी नाम का एक और कस्बा आता है, जो भारत नेपाल के बीच साप्ताहिक बाजार का कार्य करता है। नेपाल की बहुत सारी आबादी यहाँ पर अपना सामान खरीदने आती है, अपनी सुविधाओं के लिए आती है। और जब हम नीचे आते हैं तो लोहाघाट, पंचेश्वर, चंपावत, टनकपुर और बनबसा ऐसे शहर आते हैं, जो भारत और नेपाल के बीच में आर्थिक नियोजन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक संबंधों के निर्वहन का कार्य करते हैं। हम इस क्षेत्र के वर्तमान रणनीतिक महत्व को भी समझेंगे। यह नदी का क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र जल विद्युत की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है, विकास की संभावनाओं से भरा हुआ है। लेकिन चीन इस क्षेत्र को अपने रणनीतिक भू विस्तार के रूप में देखता है, जबकि भारत इस क्षेत्र के विकास और नेपाल के साथ सह अस्तित्व के रूप में देखता है। भारत और नेपाल के बीच में इस क्षेत्र में कोई विवाद नहीं दिखाई पड़ेगा। केवल उद्गम स्थल के क्षेत्र को लेकर के विवाद उत्पन्न किया गया है। वो इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र नेपाल, भारत और तिब्बत यानी चीन के टाई जंक्शन पे स्थित है। और रणनीतिक रूप से देखेंगे तो भारत पर 3 टुकड़ियां कार्य करती हैं। पहला, भारतीय सेना, दूसरा आईटीबीपी जो भारत और तिब्बत सीमा को देखरेख करती है, तीसरा एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो भारत और नेपाल की जो सीमा रेखा है इस पर देखरेख निगरानी का कार्य करती है। इसके साथ साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए समर्पित बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस क्षेत्र में रोड निर्माण के लिए कार्य करती है, जिससे इस क्षेत्र में 12 महीने सड़क सुविधा यहाँ के लोगों को प्राप्त हो। इसके साथ साथ हम इस क्षेत्र के महत्व पर आगे बढ़ते हैं। 2020 में भारत ने लिपुलेख तक 12 महीने सड़क के निर्माण के लिए काम किया, जिससे चीन को अपने विस्तारवादी नीति को चुनौती दिखाई पड़ी। उसे लगा कि भारत तिब्बत तक अपना रुख कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत लिपुलेख तक अपने सीमावर्ती क्षेत्रों तक विकास की संपूर्ण किरण पहुंचा सके, इसके लिए वहां पर सड़क का निर्माण किया। उसी समय 2020 में नेपाल ने अपने मैप में इस क्षेत्र का विस्तार दिखाया और लिम्पुआ धारा तक अपने मैप को प्रकाशित किया, और उसी मैप को उसने अपने 100 रुपए के नोट में प्रकाशित किया, जो कि उस चीन द्वारा कहीं ना कहीं समर्थन या चीन द्वारा कहीं ना कहीं उकसावेपन को दर्शाता है। काली नदी के प्रति जो विवाद पैदा किया गया, वहां के स्थानीय निवासियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। वो वहां के स्थानीय निवासी अपना ट्रांस बाउंड्री सांस्कृतिक संबंध का निर्वहन करते हैं, अपने सामाजिक ताने बाने, ट्रांस बाउंड्री मैरिज, ट्रांस बाउंड्री सोशल संबंध, ट्रांस बाउंड्री साप्ताहिक बाजार, ऐसे कार्य या ऐसे घटनाएं, ऐसे साक्ष्य में दिखाई पड़ते हैं जो ये बताते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में कोई विवाद नहीं है। केवल यह विवाद अंतरराष्ट्रीय दबावों या अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनते हैं। वहां के स्थानीय नागरिकों में ऐसा कोई दुराभाव नहीं है। वो आपस में
एक दूसरे के पूरक बनकर के जीवन का निर्वहन करते हैं। तो हम इस प्रकार काली नदी के स्वरूप को देखते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि विवाद करने से, विवाद खड़ा करने से समाधान नहीं होता। समाधान तब होता है जब हम संवाद करते हैं, हम बातचीत करते हैं और इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो और विवाद रहित क्षेत्र बने। इसके लिए भारत और नेपाल दोनों को अपना एक सर्वेक्षण कार्य करना चाहिए, सीमा सर्वेक्षण कार्य करें, जिससे अपने विवादों को मिलकर के द्विपक्षीय संबंधों के तहत समाप्त करें, न कि इसमें किसी तीसरी शक्ति को एंट्री करके और विवादित बनाया जाए। और भारत नेपाल आज ही नहीं, अतीत काल से एक दूसरे के पूरक देश रहे हैं, एक दूसरे के सह अस्तित्व को बढ़ाने वाले देश रहे हैं। नेपाल का जो ध्येय वाक्य है वो है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के अंदर भी ये रचा बचा वाक्य है। तो भारत और नेपाल को दोनों को साथ में बढ़ करके इस क्षेत्र के विकास में आगे आना चाहिए। धन्यवाद।